सच में पुतिन, तालिबान, रूस ने इन्हीं को अपना अगला रणनीतिक साझेदार चुना है। हम इसकी भूमिका भी नहीं बांधेंगे क्योंकि पुतिन का ताज़ा फैसला इतना हास्यास्पद है कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। ये हताशा का खुला प्रदर्शन है। पहले उत्तर कोरिया, अब तालिबान। रूस कितना और गिर सकता है जब पुतिन सहयोगियों की तलाश में हताशा से मिट्टी तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो आइए इस समझौते को देखें। 28 मई को पॉलिटिको ने रिपोर्ट किया कि रूस और अफगानिस्तान ने एक सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे लगभग 1 साल बाद तैयार किया गया था, जब रूस उन कुछ पहले देशों में से एक था जिसने तालिबान सरकार की कथित वैधता को मान्यता दी थी, जिसने खुद को देश में स्थापित किया था। रूस का कहना है कि तालिबान अब आतंकवादी समूह नहीं बल्कि असली सरकार है और वह उससे करीबी संबंध चाहता है। सवाल है, ये संबंध कितने करीबी होंगे? हालांकि रूस और तालिबान दोनों ने जल्दी ही यह खुलासा कर दिया कि एक समझौता हुआ है, लेकिन दोनों में से कोई भी यह नहीं बता रहा है कि इसका असल मतलब क्या है। मॉस्को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच में भी अफगान रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब ने अपनी बातें काफी अस्पष्ट रखीं। रूस के साथ बातचीत हमारे लिए जरूरी है। अफगानिस्तान और रूस के बीच ऐतिहासिक संबंध है। हम इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, मोहम्मद याकूब ने कहा। रूस की सुरक्षा परिषद के सचिव सर्गेई शोइगु ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस इतना कहा, हमें विश्वास है कि पश्चिमी देशों को अफगानिस्तान की जमी हुई संपत्तियों को मुक्त करना चाहिए। अफगानिस्तान में 20 साल की मौजूदगी के लिए अपनी पूरी जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए और देश के संघर्षोत्तर पुनर्निर्माण का पूरा बोझ उठाना चाहिए। इसका कारण है कि रूस पश्चिमी देशों को निशाना बनाना चाहता है। लेकिन जहां तक समझौते की बात है, हमें बस इतना ही पता है कि यह किसी तरह का सैन्य तकनीकी सहयोग समझौता है और दोनों में से किसी भी पक्ष ने उस दस्तावेज का पाठ जारी नहीं किया है जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। पाठ न होने से नया समझौता कितना गहरा है, यह अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं। आमतौर पर एक सैन्य तकनीकी समझौता कई तरह की गतिविधियों को कवर कर सकता है, जिसमें हथियारों का हस्तांतरण, रसद सहायता, सैनिकों को प्रशिक्षण देना और अन्य प्रकार की सहायता शामिल हो सकती है। यही थोड़ी समस्या है, क्योंकि फिलहाल रूस का खजाना भरा नहीं है। स्वीडिश खुफिया रिपोर्टों के मुताबिक रूस अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत दिखाने के लिए आर्थिक आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है। स्वीडन ने कहा, रूस को बताई गई तुलना में ज्यादा बजट घाटा और महंगाई झेलनी पड़ रही है। तो ऐसा नहीं है कि रूस के पास तालिबान का समर्थन करने के लिए पैसे हैं। रूस अफगान सरकार को हथियार नहीं दे सकता क्योंकि पुतिन इन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो असल में रूस की मंशा क्या है? पुतिन पश्चिम को राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं, जैसा शोइगु के बयान से स्पष्ट है। नेस्ट सेंटर के विशेषज्ञ रुसलान सुलेमानो ने द इनसाइडर से कहा कि गंभीर सैन्य सहयोग शायद चर्चा में नहीं है। ये प्रतीकात्मक कदम है जिससे मॉस्को तालिबान का साथ दे रहा है और सहयोग सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें काम भी शामिल है। असल में सुलेमानो कहते हैं कि उत्तर कोरिया जैसा कोई सैन्य गठबंधन नहीं बनेगा। द इंडिपेंडेंट ने रिपोर्ट किया कि शोइगु ने दावा किया। रूस के अनुसार अफगानिस्तान या पड़ोसी देशों में अमेरिका नाटो की सैन्य सुविधाएं अस्वीकार्य हैं, जिसका मतलब है कि रूस खुद को एक ऐसे देश के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा है जो बड़े बुरे पश्चिमी देशों के खिलाफ छोटे देशों के लिए खड़ा होता है। इसमें नया क्या है, हे पुतिन? इस बार फर्क इतना है कि छोटा देश एक आतंकवादी शासन है जिसने रूस को पहले हराया। पुतिन खुद ही अपने लिए मुसीबतें बना रहे हैं और उसमें खुश हैं। रूस को सिर्फ पश्चिम को नीचा दिखाने से बढ़कर लाभ मिल रहा होगा। वो चाहे जो भी हो, लेकिन हथियार नहीं है। तालिबान के पास ऐसा कुछ नहीं है जो रूस को भेजकर यूक्रेन जंग में मदद कर सके। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार अफगानिस्तान में तालिबान की सेना ज्यादातर छोटे हथियारों पर निर्भर है। तालिबान के पास कोई नौसेना नहीं है, इसलिए वो रूस का समर्थन करने के लिए युद्धपोतों का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान के पास सिर्फ 5 विमान हैं, 2 ट्रांसपोर्ट और 3 हेलीकॉप्टर, इसलिए हवाई ताकत नहीं है। टैंक भी तालिबान के पास नहीं है। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार तोपखाने का भी यही हाल है, यानी तालिबान के पास पारंपरिक हथियारों के मामले में सिर्फ लोग और उसकी सेना के पास मौजूद
3,902 वाहनों में से कुछ ही गिनती के वाहन हैं। मिसाइल डिफेंस एडवोकेसी अलायंस के अनुसार तालिबान के पास कुछ मिसाइलें हैं, जैसे स्टिंगर, स्कार्ड-बी और SA-24 इग्ला एस, जो अफगानिस्तान में पुराने सोवियत और अमेरिकी अभियानों से बची हैं। रैंड ने अनुमान लगाया कि इन संघर्षों में 4,500 उपकरण पीछे छूटे, पर इनमें से अधिकतर या तो इस्तेमाल हो चुके हैं, खराब है या तालिबान के लिए ज़रूरी है, इसलिए रूस नहीं भेजे जा सकते। तालिबान ने संकेत दिए हैं कि वो कामिकाजे हमलों में ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन रूस के पास पहले से ऐसी तकनीक है, इसलिए तालिबान उसे कुछ नया नहीं दे सकता। साफ तौर पर कहे तो ऐसा लगता है कि तालिबान को इस सौदे में ज़्यादा फायदा हो रहा है। रेडियो फ्री यूरोप, रेडियो लिबर्टी के अनुसार रूस के पास तालिबान को भेजने के लिए अधिक पैसा या उपकरण नहीं है और अफगान शासन के पास भी रूस से खरीदारी के लिए बड़ा युद्धकोष नहीं है। 2025 में अफगानिस्तान की 4.3% जीडीपी वृद्धि असल में भ्रम थी, क्योंकि ये पाकिस्तान और ईरान से लौटे नागरिकों की वजह से हुई थी। 2 मिलियन से ज़्यादा अफगानों के घर लौटने से देश की जीडीपी में करीब 4% गिरावट आई, विश्व बैंक के अनुसार। इस समझौते से तालिबान को भू राजनीतिक इकाई के रूप में कुछ वैधता मिली, ज़्यादा नहीं। यह अब भी तालिबान ही है और यह समूह अभी भी ज़्यादातर देशों की आतंकवादी सूची में है, लेकिन अब यह दावा कर सकता है कि उसके पास रूस एक सहयोगी के रूप में है, सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि सैन्य रूप से भी। रूस कम से कम अपने मध्य एशियाई और सुदूर पूर्वी क्षेत्रों में ताकत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। रूस इस्लामिक स्टेट खुरासान का मुकाबला करने के लिए एक देश की तलाश में है। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने मार्च 2024 में मॉस्को के कॉन्सर्ट वेन्यू पर आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी, जिसमें करीब 150 लोग मारे गए थे। वह समूह अभी भी रूस के अंदर सक्रिय है, तो ऐसा लगता है कि तर्क यह हो सकता है कि पुतिन एक आतंकवादी समूह के साथ नजदीकी बढ़ा रहे हैं ताकि वे दूसरे समूह से निपटने में उनकी मदद कर सके। साथ ही प्रभाव का भी मामला है। अब जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा ली है, तो रूस इस क्षेत्र में घुसकर हालात को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी ये सब मामूली लगता है। रूस के ऐसा समझौता करने का एक और संभावित कारण ये हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन को लगता है कि वह तालिबान से कुछ मानव संसाधन हासिल कर सकते हैं, जिन्हें वह यूक्रेन में मोर्चे पर मरने के लिए भेज सके। उन्होंने पहले भी दूसरे देशों के साथ ऐसा किया है। काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर कोरिया ने 2024 से 2025 के अंत तक रूस में 15,000 सैनिक भेजे थे। हालांकि तालिबान मानव संसाधन के मामले में भी उतना ही कमजोर है जितना कि उसके शर्मनाक उपकरणों के मामले में है। अफगानिस्तान की सेना में 75,000 सैनिक और 90,000 अर्धसैनिक बल हैं, जिनकी जरूरत तालिबान को सत्ता बनाए रखने के लिए है। यही तरीका है जिससे सैन्य समर्थित तानाशाही काम करती है। अगर आप अपने सबसे अच्छे लड़ाकों को किसी और देश में मरने के लिए भेज रहे हैं, तो आप इसे जारी नहीं रख सकते। अलेक्सी ज़ाखारोव, भारत स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के फेलो ने इंडिपेंडेंट को बताया कि तालिबान अफगानिस्तान में स्थिरता नहीं ला रहा है। तालिबान अफगानिस्तान के उत्तरी प्रांतों में अस्थिरता से जूझ रहा है और पाकिस्तान सीमा की पूरी सुरक्षा नहीं कर पा रहा, ज़ाखारोव बताते हैं। वे कहते हैं कि रूस ने उत्तर कोरिया को जो उन्नत हथियार भेजे हैं, वे तालिबान को सैनिक भेजने के बदले में नहीं दिए जाएंगे। तो अब सवाल है, ये सौदा है क्या? इसे एक शब्द में बताया जा सकता है, मजबूरी। रूस ने तालिबान से समझौता इसलिए किया क्योंकि और कहीं ऐसा नहीं कर सकता था। ये पुतिन के घटते भू राजनीतिक प्रभाव और रूस पर उसके असर की कहानी है। हम जल्द बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, यही वजह है कि हम द मिलिट्री शो बनाते हैं, ताकि समझा सके कि ताकत का खेल सच में कैसे बदलता है, या इस मामले में कैसे लगभग बदलता ही नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारा अगला कंटेंट मिस ना करें। चलो साफ बात करें, रूस फिर अपने पुराने दुश्मन के पास चला गया है। बदलते भू राजनीतिक रिश्ते कोई नई बात नहीं। इतिहास में कई बार दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बने हैं। रूस और तालिबान के इस समझौते में रूसी राष्ट्रपति अपने देश को पुराने सोवियत संघ के गौरवशाली दिनों में लौटाना चाहते हैं, इसलिए वह उसी संगठन से संबंध बना रहे हैं जिसे सोवियत संघ ने 1980 के दशक में खत्म करना चाहा था। अफगानिस्तान सोवियत युद्ध में
रूस ने 10 साल में 15,000 सैनिक गंवाए। किसी भी दूसरे देश के लिए यह इतनी बड़ी बेइज्जती होती कि वह रूस द्वारा तालिबान के साथ किए गए ऐसे समझौते से दूर ही रहता। पुतिन के लिए 15,000 हताहत यूक्रेन में रूस के 1 महीने के नुकसान का आधा भी नहीं है, इसलिए उनके लिए बीती बातें भूलना आसान होता है। फिर भी उन्होंने रूस को पुतिन के यूक्रेन अभियान से पहले कभी इतना अपमानित नहीं किया था। यह तथ्य कि अब रूस का नेता इतनी आसानी से इस खास समूह के साथ रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर कर रहा है और उनका प्रचार कर रहा है, यह दर्शाता है कि भू राजनीतिक परिदृश्य में रूस कितना नीचे गिर चुका है। इस समय रूस मूल रूप से किसी भी सरकार को हाँ कह रहा है, चाहे वह कितनी भी अस्थिर क्यों ना हो, जो उसे स्वीकार कर ले। उत्तर कोरिया तो पहले ही काफी बुरा था। 2024 में रूस ने उत्तर कोरिया के साथ जो रक्षा सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए थे, उसने लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पुतिन सहयोगियों की तलाश में कितनी गहराई तक जाएंगे। किम जोंग उन और उनकी सरकार ने रूस से मिली तकनीक और पैसे के बदले उन्हीं सैनिकों को भेजा, लेकिन पुतिन ने खुद को ऐसे इंसान के रूप में स्थापित कर लिया है जो अगर यूक्रेन में अपनी जंग जीतने की थोड़ी भी संभावना देखे तो शैतान से भी सौदा कर सकता है। लेकिन कम से कम उत्तर कोरिया कुछ तो दे सकता था। सैनिक, रॉकेट और सैन्य उपकरण सब कुछ प्योंगयांग से आया है, चाहे वह 2024 के समझौते से पहले हो या बाद में। दिसंबर 2025 में भी किम जोंग उन ने बताया कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंगें हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन रूस को तालिबान से वैसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ न असली लेन देन है, न पैसे। तकनीक के बदले सैनिक या उपकरण मिलते हैं। बस एक समझौता है जो हमें बताता है कि पुतिन मान चुके हैं कि अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। ये अमेरिका को नीचा दिखाने या तालिबान द्वारा रूस की यूक्रेन में मदद करने के बारे में नहीं है। इस समझौते में हम जो देख रहे हैं वो एक रूसी नेता की आखिरी सांसें हैं, जिसने अपनी वैश्विक प्रभावशाली स्थिति को अपने पैरों तले ढहते हुए देखा है। पिछले कुछ साल पुतिन के लिए अच्छे नहीं रहे, खासकर रूस को केंद्र बनाकर नई विश्व व्यवस्था बनाने की उनकी चाहत में। पुतिन जिन शासन का समर्थन करते हैं वे अक्सर ढहते दिखते हैं। हमने इसे 2024 के अंत में सीरिया में देखा। असद शासन के पतन के कारण रूस ने अपनी बहुत प्रतिष्ठा खो दी, क्योंकि मॉस्को द्वारा उस शासन को दिए गए हथियार और समर्थन विद्रोह को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहे, जिसके चलते बशर अल असद को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। वेनेजुएला में पुतिन ने तानाशाह निकोलस मादुरो को सहयोगी बना लिया। यूरोपीय नीति विश्लेषण केंद्र के अनुसार यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और वेनेजुएला के संबंध मजबूत हुए और दोनों ने लंबी साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये सब तब ध्वस्त हो गया जब अमेरिका ने मादुरो को उस देश से बाहर निकाल दिया जिस पर वो शासन कर रहे थे, जिससे पुतिन दक्षिण अमेरिका में अपने एक महत्वपूर्ण सहयोगी से वंचित हो गए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने 24 घंटे में ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई को मार दिया, तो पुतिन सोच में पड़ गए होंगे कि अब अगला कदम क्या हो। रूस के सभी सहयोगियों को हटाया जा रहा था। अब पुतिन के पास सिर्फ उत्तर कोरिया और अफगानिस्तान में तालिबान ही बचे हैं। ये भू राजनीतिक प्रभाव वाले ताकतवर खिलाड़ियों की कोई खास जमात नहीं है, चाहे रूस इसे कितना भी बढ़ा चढ़ाकर पेश करे। पुतिन का वैश्विक दबदबा पहले ही कम हो चुका था। अब रूस की नाकामी दुनिया के सामने है, क्योंकि वो तालिबान से समझौता कर रहा है। और जैसा कि पुतिन ने अपने सभी गठबंधनों के टूटने के मामलों में साबित किया है, रूस अपनी घटती हुई प्रभावशीलता के बारे में केवल बयानबाजी करने के अलावा कुछ भी करने में असमर्थ दिखता है। सीरिया, वेनेजुएला या ईरान में रूस समर्थक शासन बहाल करने का कोई प्रयास नहीं हुआ। रूस का प्रभाव अब कमजोर हो गया है। क्षेत्रीय व्यवस्था अब सिर्फ उन्हीं शासन के साथ मिलकर मजबूत की जा सकती है जो पहले रूस का विरोध करते थे। यह कूटनीति नहीं, बल्कि ऐसे नेता की बेबसी है जिसे पता है कि उसका शासन खत्म हो रहा है। आप पूछ सकते हैं, चीन का क्या? वह पुतिन का बड़ा भरोसेमंद सहयोगी है। कुछ हद तक चीन ने रूस को ड्यूल यूज कंपोनेंट्स दिए हैं जो हथियारों और ड्रोन में इस्तेमाल होते हैं, और रूस इन्हें यूक्रेन में इस्तेमाल करता है। चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, जिससे पुतिन के युद्धकोष में लगातार पैसा आता है। लेकिन शी जिनपिंग वो सहयोगी नहीं है जो पुतिन उन्हें बनाना चाहते हैं। चीन ने रूस के साथ ऐसा रक्षा समझौता नहीं किया जैसा अब तालिबान से किया है। और ऐसा नहीं है कि पुतिन बस उंगलियां चटकाएं और चीन से जो चाहिए वो मिल जाए।
ये हमने मई में बीजिंग यात्रा के दौरान पुतिन के साथ देखा। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार उस यात्रा के दौरान तकनीक और व्यापार पर 20 से अधिक समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, लेकिन इससे यह कोई संकेत नहीं मिला कि पुतिन की रूस और चीन को जोड़ने वाली गैस पाइपलाइन साकार होने के और करीब आई है। पुतिन को जिस हकीकत को स्वीकार करना है वो ये है कि चीन वास्तव में रूस को एक सहयोगी के रूप में नहीं देखता। बीजिंग मॉस्को को एक ऐसे उपकरण के रूप में देखता है जिसका इस्तेमाल सस्ता तेल और भू राजनीतिक खींचतान के लिए किया जा सकता है। उपकरणों को तब फेंक दिया जाता है जब वे अब किसी काम के नहीं रहते। पुतिन जानते हैं कि रूस चीन रिश्ते की ताकत शी के पास है और अगर पुतिन कुछ उल्टा बोले तो शी आसानी से रिश्ता तोड़ सकते हैं, जिससे उन्हें खास नुकसान नहीं होगा। पूरा रिश्ता चीन की शर्तों पर है क्योंकि रूस चीन के व्यापार का सिर्फ 4% है, जबकि बीजिंग पुतिन की योजनाओं के लिए जरूरी है। चीन रूस के बिना भी आसानी से जिंदा रह सकता है और शायद तरक्की भी कर सकता है, लेकिन इसका उल्टा रूस के लिए नहीं कहा जा सकता। रूस का सबसे बड़ा फायदा है एक तरफा रिश्ता और नेताओं का पतन, इसलिए तालिबान से समझौता हुआ। पुतिन के लिए यह अपमानजनक था कि उन्हें साथी ढूंढने में मेहनत करनी पड़ी। वहीं रूस का नया समझौता ऐसे वक्त हुआ जब यूक्रेन मध्य पूर्व में ताकतवर बन रहा है। जब रूस मध्य एशिया में खुद को सुरक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है, उसी समय यूक्रेन सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के साथ 10 साल के रक्षा समझौते कर रहा है। यूक्रेन को उन समझौतों से फायदा मिल रहा है। खाड़ी देश जो पहले ऐसे शाही ड्रोन हमलों का सामना कर चुके हैं, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन को ड्रोन से निपटने की विशेषज्ञता के बदले तेल, नकद व सैन्य उपकरण दे रहे हैं। यह अंतर रूस के वैश्विक स्तर पर तेज गिरावट को दिखाता है। पुतिन रूस को फायदा न देने वाले समझौते सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई और न चाहने वाला सहयोगी मिले। यूक्रेन ऐसे समझौते कर रहा है जहां वह एक समान भागीदार है, जिसे प्रमुख देशों की सुरक्षा में मदद करने की उसकी क्षमता के लिए पहचाना जा रहा है। दोनों बातें एक जैसी नहीं हैं। रूस का तालिबान के साथ समझौता करने से रूस को कुछ भी हासिल नहीं होता, जबकि तालिबान को शेखी बघारने का मौका मिल जाता है कि वो एक वैध सरकार चला रहा है। काजा काल्लास, जो यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख हैं, ने 11 मई को कहा कि पुतिन पहले से कहीं ज्यादा कमजोर स्थिति में है और उन्होंने इस समझौते के साथ इसे साबित भी कर दिया है। रूस अब भू राजनीतिक मंच पर भीख मांग रहा है, जबकि यूक्रेन ने अपनी जगह बना ली है। तालिबान रूस का गंभीर साझेदार नहीं है। वे सिर्फ इस बात का संकेत हैं कि रूस इतना नीचे गिर चुका है कि शायद अब वह कभी फिर से ऊपर नहीं उठ पाएगा। हमें पता है कि तालिबान रूस यूक्रेन युद्ध की दिशा बदलने में मदद नहीं कर सकता। पुतिन अलग थलग शासन से समझौते कर रहे हैं, वहीं यूक्रेन भी अपनी ओर से अलग थलग कर रहा है। ये अलग थलग करना क्रीमिया में हो रहा है। रूस का क्रीमियन प्रायद्वीप जाने वाला मुख्य रास्ता कट गया है, जिससे 15 लाख रूसी अपने नेता से मदद मांग रहे हैं। ये यूक्रेन की क्रीमिया वापसी योजना का हिस्सा है। वजह जानने के लिए हमारा वीडियो देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें ताकि आप भू राजनीति पर हमारी नई कवरेज देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।